हेलो एवरीवन। आज हम 8th स्टैंडर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं। हमारे ये देश में जब पहले और विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ नहीं बनती थी, तब श्रृंगार का जो साधन था वो लाख की चूड़ियाँ हुआ करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। लेखक जो है वो अपने मामा के घर जाते, वहाँ पर ये बदलू के पास जाते जो लाख की चूड़ियाँ बनाते, और जब लेखक उनके पास जाते तो वह उन्हें उन लाख की छोटी छोटी गोलियाँ दे देता। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखिए, बदलू एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर था। वहाँ वह अपने घर में एक पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता। पास में भट्टी रख ली, जिस पर वो पहले लाख को पिघलाता, फिर चूड़ियों का आकार देता, और उसके बाद वो जो लंबी लंबी बेलन जैसी मुंगेरियाँ बनी होती, उनमें चूड़ियों को डालकर उनको शेप देता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता। मचिया क्या होता है? छोटा जो खाट होती है, चौकी जैसे होता है, वैसा ही होता है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारता और मेरे पहुंचने पर तुरंत ही मेरे लिए एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ने होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनियार था। मनियार किसे कहते हैं? जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं, उन्हें मनियार कहा जाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। पैतृक पेशा यानी उसका पुश्तैनी व्यवसाय था। उससे पहले उसके पिताजी, फिर उसके दादाजी भी यही काम करते, और उन्हीं से सीखकर उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ही ज़्यादा थी, यानी उसकी चूड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। विनिमय के 2 साधन होते हैं, मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय। मुद्रा विनिमय तो क्या होता है? हम पैसे देकर कोई चीज़ खरीदते हैं, और वस्तु विनिमय में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम वो चीज़ खरीदते हैं, और जिस बदले में अगले को कोई और चीज़ दे देते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। अब उसको क्या मिलता था? चूड़ियों के बदले में अनाज मिलता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था।
मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वे अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए क्या है? एक मुहावरा है कि हमें बहुत मेहनत से किसी काम को करना पड़ता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी अगर किसी विवाह के समय किसी विवाहिता के लिए यानी नववधू के लिए अगर कोई वही लाख की चूड़ियाँ लेने आता तो वह क्या लेता? उससे अपनी वाइफ का के लिए पोशाक लेता, अपने लिए पगड़ी, नेक के रुपए और भी बहुत सारा सामान मिलता था उसे। और ये सब क्या माना जाता था? एक तरह से नेक ही माना जाता था, उन चूड़ियों का मूल्य नहीं माना जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसी कांच की चूड़ियाँ दिखाई दे जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आ जाए। यानी कहने का मतलब वो क्या कह रहा था कि शहर के लोगों का रहन सहन थोड़ा अलग होता है, इसलिए वहाँ कुछ भी करें तो चलता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाकर आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुतदा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। देखो, लेखक पहले छोटे बच्चे थे तो अक्सर छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाते, लेकिन कुछ समय से उसके फादर का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, इस कारण वो मामा के यहाँ नहीं जा सके। 8-10 वर्षों के बाद जब वो गए तो बड़े हो गए और अब उन्हें बच्चों की तरह उन छोटी छोटी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही, इसलिए उन्हें किसका ध्यान नहीं आया? बदलू का ध्यान नहीं आया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी कुछ के ही हाथों में क्या बची थी? लाख की चूड़ियां। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था।
नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछियाँ ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो ना, यानी अब लोग गांव में क्या पहनने लगे। पहले तो शहरों तक सीमित थी कांच की चूड़ियाँ, अब गांव के लोग भी क्या पहनने लगे, कांच की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों की क्या हो गई, डिमांड कम हो गई, इसलिए उसने काम अपना बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझसे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे लज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो ये हमारा चैप्टर, जिसके लेखक कामता नाथ थे, समाप्त हो चुका है। आप इसे ज़रूर देखें।